Hi students, welcome to the part 2 of the discussion for CA Foundation पेपर 2 लॉस के लिए। आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन पे है। मिस्टर सोहन ने देखिए लोन प्रोवाइड किया है 80,000 का, किसको? मिस्टर मुकेश को। तो सोहन यहां हो गए लेंडर, मुकेश हो गए बोरर। बोरर जो मिस्टर मुकेश है, उन्होंने कहा कि भाई साहब और लोन दे दीजिए 1.5 लाख रुपए का। सोहन इस चीज के लिए मान गए हैं, बट प्रोवाइडेड द लोन ऑन डिफरेंट डेट्स। 1 लाख रुपया उन्होंने 28 फरवरी को दिया, जबकि 50,000 रुपया उन्होंने 3 मार्च को दिया। अब 10 मार्च को जो मुकेश जो बोरर है, उन्होंने कुछ पार्ट ऑफ द लोन 75,000 देखिए पे करना चाह रहे हैं टू मिस्टर सोहन। इंसिस्टेड, उनका कहना है डेट द लेंडर जो सोहन है वो एडजस्ट कर लें ये 50,000 रुपए टुवर्ड्स द लोन टेकन ऑन 3 मार्च, जो कि सबसे एंड में था, एंड बैलेंस एज अगेंस्ट द लोन ऑन द 26 फेब। तो इतना क्वेश्चन पढ़ते ही जहन में आपके आ गया होगा आंसर कि जो प्रश्न है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के ऊपर है, जहां हम सेक्शन 59 से 61 पे पढ़ते हैं। मिस्टर सोहन को देखिए इस चीज से आपत्ति है, ऑब्जेक्टेड टू दिस अरेंजमेंट एंड आस्क द बोरर कि वो एडजस्ट कीजिए इन द, उन्होंने कहा इन द ऑर्डर ऑफ द डेट ऑफ बोरोल ऑफ फंड्स। नाउ डिसाइड, क्या कंटेंशन ऑफ मिस्टर मुकेश करेक्ट और अदरवाइज एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो देखिए मुकेश जो है बोरोर है, ऑब्वियसली उसका राइट है अंडर सेक्शन 51, पहला हक उसका है। लेकिन अगर वो फेल हो जाए तो देखिए आप जानते हैं सेक्शन 60 में लेंडर के हिसाब से एडजस्ट किया जा सकता है। दोनों की तरफ से अगर फेलियर हो तो 61 बात करता है इन द ऑर्डर ऑफ द टाइम ऑफ डेट। कहता क्या आंसर होगा? इन केस द बोरोर इंसिस्ट ना करे, अगर वो इंसिस्ट ना करे तो मैंने कहा सेक्शन 60 लग जाएगा जैसे क्रेडिटर चाहेगा। व्हाट वुड इज द मोड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ सच पेमेंट इन केस नीदर, दोनों ही अगर इंसिस्ट नहीं करते हैं तो एज आई सेड इन द ऑर्डर ऑफ द डेट, जो डेट है उसके अकॉर्डिंग। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, जिसका मीनिंग हम क्या कहते हैं, when a debtor owes several debt to the same creditor and makes payment, लेकिन वो क्या नहीं है, not sufficient to discharge the whole debt, the question comes the payment shall be appropriated as per section 59 से 61। तो 59 क्या कहता है, जैसे डेटर चाहे आपको वैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए पहला आंसर मुकेश इज करेक्ट, ठीक है। और 60 क्या कहता है, अगर डेटर की तरफ से फेलियर हो तो क्रेडिटर जैसा चाहे, तो इसलिए यहां पे मिस्टर मुकेश की तरफ से फेलियर था तो सोहन जैसा चाहे एडजस्ट कर सकता है। और 61 में अगर दोनों पार्टी की तरफ से एप्रोप्रिएशन नहीं होती, नीदर पार्टी मेक्स एनी एप्रोप्रिएशन, तो एज आई सेड हम कैसे एडजस्ट करेंगे? इन द ऑर्डर ऑफ द टाइम। तो नेचुरल है जो पहले पैसा दिया था उसकी तरफ एडजस्ट होगा, बाकी बाद में। अगला प्रश्न, राम ने डायरेक्ट किया है श्याम को टू सेल लैपटॉप्स फॉर हिम। तो पता चल गया हमें इससे कि राम क्या हो गया प्रिंसिपल, श्याम क्या हो गया एजेंट। और एंड एग्रीज टू गिव श्याम 11% कमीशन ऑन द सेल प्राइस फिक्स्ड बाय Ram. As the government of India put restrictions on the import of laptop, Ram thought that the prices of laptop might go up in future and उसने रिवोक कर दी श्याम की अथॉरिटी फॉर एनी अदर फर्दर से। तो देखिए ऐसे प्रिंसिपल आप रिवोक कर सकते हैं, लेकिन प्रश्न क्या है, कहता श्याम बिफोर, अभी उसे नहीं मिला देखिए लेटर रेवोकेशन का, और उसने 5 लैपटॉप बेच दिए हैं जो प्राइस राम ने फिक्स किया था। तो श्याम ने कहा भैया 11% मेरे को कमीशन दे दीजिए, 5 लैपटॉप मैंने 1 लाख के हिसाब से बेच दिए हैं। क्या सेल ऑफ लैपटॉप्स आफ्टर रिवोकिंग ऑफ अथॉरिटी इज बाइंडिंग ऑन राम? तो देखिए हम क्लियरली पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 208 के अंदर कि टर्मिनेशन एजेंसी का कब होगा। 2 बातें हैं, एज टू एजेंट एंड एज टू हम थर्ड पार्टी पढ़ते हैं। तो बड़ा जरूरी है उसके लिए क्या होना, कम्युनिकेशन होना, एंड नंबर 2 नेचुरल है उस कम्युनिकेशन का एजेंट के द्वारा रिसीव करना। तो वेदर सेल ऑफ लैपटॉप्स इज बाइंडिंग ऑन आफ्टर रेवोकेशन इज बाइंडिंग ऑन राम, तो नेचुरल है उसने जो बेच दिया, राइट। श्याम ने, तो किसके ऊपर बाइंड हो जाएगा? ऑब्वियसली राम के ऊपर हो जाएगा, आपको उसके लिए कमीशन वगैरह देना भी पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं वेदर श्याम विल बी एबल टू रिकवर हिज कमीशन फ्रॉम राम। यस, आप 11% ले सकते हैं। देखिए 5 लैपटॉप थे, 1 लाख का एक था, टोटल हो गया 5 लाख। 5 लाख का 11% करेंगे, अमाउंट बन गया 55
30,000. I hope so. That must be clear to you. तो मेन कहानी क्या थी कि रेवोकेशन तभी इफेक्टिव होगा अगर इसका कम्युनिकेशन हो जाए, जो यहां हुआ है, लेकिन तभी होगा अगर कम्युनिकेशन अगला रिसीव कर ले, लेकिन कम्युनिकेशन रिसीव करने से पहले जो उसने सेल किया है भैया वो तो वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट, रोहन को एक वॉलेट मिलता है रेस्टोरेंट में, वो इंक्वायर करता है सारे कस्टमर जो वहां पे थे, बट द ट्रू ऑनर नहीं मिलता है। He handed over the same to the manager of the restaurant to keep the wallet till the owner is found. आप रख लीजिए जब तक मालिक ना मिल जाए। एक हफ्ते के बाद रोहन वापस जाता है रेस्टोरेंट में टू इंक्वायर अबाउट द वॉलेट। द मैनेजर वापस करने से मना कर देता है, सेइंग इट डिड नॉट बिलोंग टू हिम। तो कहता क्या रोहन उससे रिकवर कर सकता है? तो ऑब्वियसली क्वेश्चन आ गया हमारा सेक्शन 71 के ऊपर, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के ऊपर। तो हम यही पढ़ते हैं, फाइंडर की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज दैट ऑफ बेली, जो हम बेली बैंड में पढ़ के आते हैं कि आप प्रॉपर केयर कीजिए, आप अप्रोप्रिएट ना कीजिए, आप ट्रू ऑनर को दे दीजिए। तो यहां पे आ फाइंडर है, इसलिए रोहन क्या है, इंटाइटल्ड होगा वॉलेट लेने के लिए मैनेजर से, ऑब्वियसली सिवाय किसके, अगर ट्रू ऑनर ले जाए तो अलग बात है। तो इसलिए मैनेजर से वो रिकवर कर सकता है, या यूं कह लीजिए मैनेजर उसे क्या करे, वापस करे। क्वेश्चन नेक्स्ट, परिधि एक माइनर है, झूठ बोला अपनी एज का, एंटर कर लिया एग्रीमेंट विद द लैपटॉप डीलर मिस्टर मित्तल फॉर परचेज ऑफ लैपटॉप 60,000 का ऑन उधार पे ऑन 1 अगस्त 22। शी प्रॉमिस टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विद 16% ब्याज बाय 31 जुलाई 23। तो she told him that in case she won't be able to pay the outstanding amount, her father राम वापस कर देंगे on her behalf। लेकिन एक बरस बीतने के बाद when Paridhi was asked to pay the outstanding amount with the interest, she refused to pay the amount and told that the owner, she is a minor, you can't recover a single penny from her. She'll be major on 1st January 25 and only after that agreement can be ratified. Explain by which of the following is Mr. Mittal will succeed in recovering the amount. By filing a case against Pridhi, a minor for recovery। तो आप सारे जानते हैं अंडर सेक्शन 11 a contract with minor क्या था, void ab initio, राइट। इसलिए मित्तल साहब पहले पॉइंट में तो आप सक्सीड नहीं होंगे, केस करने पे वकील के ही पैसे लगेंगे और कुछ नहीं होने वाला। नंबर 2, बाय फाइलिंग केस अगेंस्ट राम, जो उसके पिताजी हैं। देखिए माँ बाप माइनर के एक्ट के लिए लायबल नहीं होते अनलेस वो सिर्फ एक ही सिचुएशन में लायबल होते हैं, ओनली व्हेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर पेरेंट्स। तो यहां ये वाली तो कोई बात थी ही नहीं, यहां पे भी आप सक्सीड मित्तल साहब नहीं हो पाएंगे। तीसरा, बाय फाइलिंग अ केस अगेंस्ट प्रिधी अ माइनर फॉर रिकवरी आउटस्टैंडिंग आफ्टर शी अटेन्स मेजॉरिटी। तो इसे हम कहेंगे रेटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी वैलिड नहीं होता बिकॉज वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी कॉन्सिडरेशन की। तो यहां पे भी आप सक्सीड नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स, ये वैलिड है या नहीं है। कहते हैं वेयर 2 कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन टू ट्राई अ सूट। एग्रीमेंट हो गया बिटवीन पार्टीज कि जो सूट है शैल बी फाइल्ड इन वन ऑफ दोज कोर्ट्स अलोन एंड नॉट इन द अदर। तो देखिए सेक्शन 28 में हम पढ़ते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वॉइड होता है, लेकिन वहीं पे हम पढ़ते हैं एक्सेप्शन भी कि वो तभी होता अगर आप एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा दें। तो कहने का मतलब है आपने पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, आपने सिर्फ पार्शियल लगाई है। तो पार्शियल रिस्ट्रिक्शन पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसलिए हम कहेंगे यहां पे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इट इज वैलिड। नेक्स्ट हिस्से में कहता है एक्स ऑफर कर रहा है अपनी मारुति कार बेचने के लिए वाई को। वाई बिलीव कर रहा है कि एक्स के पास ओनली वैगन आर कार है एंड एग्रीज टू बाय इट। तो दैट मीन्स अगला तो 2 कार लेके बैठा है, तो यहां हम कहेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं पाएगा, यहां पे रादर ये एग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। रीजन क्या है, इन्होंने सेक्शन नहीं भी कोट किया आंसर में, लेकिन आप समझ लीजिए। एक तो हम सेक्शन नंबर 13 में पढ़ते हैं कंसेंसस एडिडम, तो डैट मीन्स कंसेंट तो है नहीं भाई यहाँ पे। नंबर 2 हम देखिए सेक्शन 20 में पढ़ के आते हैं बायलेटरल मिस्टेक, राइट। तो क्योंकि डिफरेंट यहाँ पे कह लीजिए 2 अलग अलग कार होगी, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है, बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट होगी, तो वहां पे भी एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। अगला हिस्सा एक्स एक फिजिशियन एंड सर्जन है, उसने एम्प्लॉय किया है वाई को एज एन असिस्टेंट ऑन अ सैलरी ऑफ 75,000 पर मंथ।
2 साल के लिए, एंड वाई एग्रीज नॉट टू प्रैक्टिस एज अ सर्जन कहीं और 2 साल के लिए। तो दैट मीन्स यहां आपके ऊपर रिस्ट्रेंट लगा, किससे रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड। जहां हम सेक्शन 27 में कहते हैं वर्ड होता है, लेकिन वो टोटल रिस्ट्रेंट वर्ड होता है, पार्शियल रिस्ट्रेंट वैलिड होता है। ये तो अगला काम सिखा रहा है, तो 2 साल के लिए लगा, तो हम यहां कहेंगे भैया आपका जो एग्रीमेंट है, रादर कॉन्ट्रैक्ट कह लीजिए, वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। सेक्शन 27 मैंने कोड किया क्योंकि यहां एक्सेप्शन लगी, क्योंकि यहां पार्शियल रिस्ट्रेंट है और वो भी 2 साल के लिए, फेयर एनफ। नेक्स्ट, आर का इलेक्ट्रिकल स्टोर है, पी ने विजिट किया, वो एक वाटर प्योरीफायर खरीदना चाह रहा है। उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया, रिक्वेस्ट किया आर को कि कॉपर फिल्टर वाला दीजिए। एस पी वांटेड टू बाय द प्योरीफायर ऑन क्रेडिट विद द इंटेंशन ऑफ पेइंग इन 9 इक्वल इंस्टॉलमेंट। आर ने डिमांड किया भैया गारंटर ले आइए। एस जो कि पी का फ्रेंड है केम फॉरवर्ड और उसने गारंटी दे दी। आर ने पी को प्योरीफायर बेचा ऑफ ए स्पेसिफिक ब्रांड और पी ने 4 इंस्टॉलमेंट्स दी हैं, बाद में इंस्टॉलमेंट हो गया। अब आपसे पूछा गया लायबिलिटी ऑफ एस एज ए गारंटर टू पे द बैलेंस। ऑब्वियसली गारंटर यहां लायबल हो जाएगा। एक हिस्सा क्वेश्चन का ये है और उसका रीजनिंग क्या गई, सेक्शन 26 के अंदर ही हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की डेफिनेशन कि ये कॉन्ट्रैक्ट है टू परफॉर्म द प्रॉमिस, एक बात। नंबर 2, डिस्चार्ज द लायबिलिटी किसकी, थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। तो इसलिए आपको रुपए देने पड़ेंगे। और यहां पे आप अमाउंट भी निकाल के दे सकते हैं। देखिए 54,000 है, 9 इंस्टॉलमेंट है, तो 6,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट हो जाती है। आपने 4 दे दी है, दैट मीन्स 24,000 उसने दे दिया, तो 30,000 आपको पे करना पड़ेगा। कहता क्या आंसर होगा, अगर आपने प्योरीफायर मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ बेचा है, क्योंकि आपने कॉपर फिल्टर वाला मांगा था, उसने नॉर्मल वाला दे दिया। कहता नीदर पी नोर एस वॉज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, मतलब ना तो पीडी को, मतलब प्रिंसिपल डेटर को मालूम है, ना श्योरिटी को मालूम है। एंड अपॉन डिस्कवरिंग ट्रूथ पी रिफ्यूज टू पे द प्राइस। इन रिस्पॉन्स टू पीज रिफ्यूजल आर ने केस कर दिया गारंटर के अगेंस्ट। तो कहता है क्या यहां पे गारंटर लायबल होगा। देखिए हम क्लियरली पढ़ते हैं अंडर सेक्शन नंबर 142 गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इनवैलिड होती है। तो यह मिस रिप्रेजेंटेशन है। नो डाउट आईसीआई ने अपने आंसर में 143 फ्रॉड वाला भी कोट कर दिया, जहां हम पढ़ते हैं कि गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट। कंसीलमेंट का मतलब क्या हो गया, चुप रहना, फ्रॉड कहना कह लीजिए। तो वो भी एक्स्ट्रा इन्होंने कोट किया। एंड देखिए सेक्शन 128 भी कोट किया, जैसे मैंने कहा था कि 30,000 उसकी लायबिलिटी हो जाएगी। तो 128 में क्या हम पढ़ते हैं कि लायबिलिटी श्योरिटी की क्या होती है, को एक्सटेंसिव, मतलब को एग्जिस्ट करती है विद द पीडी। तो अगर वो डिफॉल्ट करेगा आपको बैलेंस देना पड़ेगा। तो 2 सेक्शन के साथ आईसीआई अपना आंसर इस तरह से लिख रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कंडीशंस नीड टू बी फुलफिल्ड टू मेक द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। कहता है एग्रीमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25 का 1 में आप पढ़ते हैं। और दूसरा है प्रॉमिस टू पे फॉर टाइम बार डेट, जो कि आप 25 का 3 में पढ़ते हैं। डायरेक्ट कंडीशन पूछे आपसे तो आप ये जानते हैं कि पहली बात नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज होना चाहिए, नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्टर्ड। तो ये इन्फोर्सेबल हो जाएगा विदाउट व्हाट, कंसिडरेशन। और 25 के 3 में आप प्रॉमिस टू टाइम बार डेट जो पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं राइटिंग में होना चाहिए, ऑब्वियसली साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट या उसका ऑथराइज एजेंट। एंड तो क्योंकि ये है टाइम बार डेट, तो बस मेनली आप ये 2 पॉइंट पढ़ते हैं, ये इन्फोर्सेबल हो जाएगा। तो यहां पे हमारा पार्ट 2 समाप्त होता है। थैंक यू।